So hello dear aspirants, I hope you all are doing great, superb and awesome. Welcome back to the channel. My name is Vandita Tripathi and हमने शुरू किया था अपनी जनरल मीटिंग का सीरीज. ठीक है, ये सीरीज का आई थिंक थर्ड और फोर्थ वीडियो है. ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल मीटिंग. ठीक है, तो उस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी. ठीक है, वो कहानी ऐसे शुरू होती है. एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड. ठीक है, ये आप लोगों को जो बॉक्स में दिख रही है ये कंपनी है. ठीक है, इस कंपनी को करानी है अपनी एजीएम. साल खत्म हो गया है, अब इस कंपनी को करानी है अपनी एजीएम. ठीक है, एजीएम होगी कंपनी की दिल्ली में. ठीक है, ये है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये है कंपनी के छोटे छोटे से शेयर होल्डर्स. ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं. ठीक है, कंपनी के वैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं बट अभी 3 के बारे में जान रहे हैं. ठीक है, एक शेयर होल्डर रहता है इसमें से मुंबई में, एक शेयर होल्डर हैदराबाद में और एक शेयर होल्डर दिल्ली में. अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एजीएम बुलानी थी, तो एजीएम कैसे बुलाएंगे, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं. तो यस, एजीएम बुलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना होता है शेयर होल्डर्स को नोटिस. यस, नोटिस देना होता है. ठीक है, अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया बस 2 दिन का, 2 days बिफोर नोटिस दिया. ठीक है, उन्होंने बोला मतलब परसों एजीएम है, आप लोग 2 दिन बाद आ जाइएगा. ठीक है, आज नोटिस दिया और बोला 2 दिन बाद आप लोग आ जाइएगा. अब भाई ये लोग शेयर होल्डर्स हैं, कोई रोबोट थोड़ी ना है. ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नोटिस था, मान लो 100 पेजेस का नोटिस था. अब 100 पेजेस के नोटिस को पढ़ने के लिए आपको कम से कम कुछ दिन तो चाहिए, जिससे ये लोग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सके, ताकि ये लोग समझ सके कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते थे कि शेयर होल्डर्स आकर के कुछ बोल ही ना पाए, क्योंकि उनको जितना कम से कम टाइम देंगे उतना अच्छा है. क्योंकि हम कंपनी में, ये लोग कंपनी में घोटाला कर रहे थे. ठीक है, क्या कर रहे थे, घोटाला. यस, इस कंपनी में घोटाला चल रहा था, तभी ये चाह रहे थे कि हमें शेयर होल्डर्स की परमिशन भी मिल जाए, वो कुछ बोलने बिना, क्योंकि वो कुछ पढ़ के ही नहीं आएंगे कि कंपनी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. तो लॉ बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. शेयर होल्डर्स को कम से कम इतना टाइम तो दो कि एटलीस्ट वो सोच पाए, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले पाए कि कंपनी की एजीएम में आकर के उन्हें क्या बोलना है. ठीक है, तो लॉ में सेक्शन नोटिस के लिए सेक्शन नंबर 101 डिफाइन है. ठीक है, सेक्शन नंबर 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है नोटिस ऑफ द मीटिंग. ठीक है, नोटिस ऑफ द मीटिंग का मतलब है नोटिस कितने दिन पहले आपको दे देनी है, नोटिस देने का क्या मैनर होगा, क्या प्रोसीजर होगा, सारा लिखा हुआ है. ठीक है, तो नोटिस ऑफ द मीटिंग बोलता है दैट इज 21 क्लियर डेज नोटिस, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम से कम 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को एजीएम का नोटिस दे देना है. यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर क्लियर डेज लिखा हुआ है. क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन मीटिंग होनी है और जिस दिन नोटिस भेज रहे हैं, ये दोनों दिन को एक्सक्लूड करके. तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस और डेट ऑफ एजीएम को हटा करके टोटल 21 क्लियर डेज हो गए. एक दिन सेंडिंग का मिला लीजिए और एक दिन एजीएम का मिला लीजिए, तो प्रैक्टिकली 23 दिन बिफोर आपको शेयर होल्डर्स को नोटिस देना है. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नहीं दे पाए मान लो हम 21 दिन का नोटिस, मान लो इस केस में अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जेन्युइन थे. ठीक है, मान लो शेयर होल्डर्स नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेन्युइन थे, मान लो यहाँ पर घोटाला नहीं चल रहा था. ठीक है, यहाँ पर मान लो घोटाला नहीं चल रहा था, कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से वो परसों उन्हें एजीएम करानी ही पड़ी, वो नोटिस नहीं दे पाए फॉर व्हाटसोएवर जेन्युइन रीजन. तो क्या हम कुछ मतलब हम शॉर्टर नोटिस पे एजीएम करा सकते हैं? तो यस, बिल्कुल आप करा सकते हैं. लॉ में लिखा हुआ बिल्कुल आप शॉर्टर नोटिस पे एजीएम करा सकते हैं. 21 दिन का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है. ठीक है, अगर आपको एजीएम शॉर्टर नोटिस पे करानी है तो कम से कम 95% मेंबर्स अगर कंसेंट देंगे, ठीक है, 95% ऑफ मेंबर्स अगर कंसेंट देंगे तभी आप एजीएम करा सकते हैं शॉर्टर नोटिस पे. लेकिन अगर आपको बाकी मीटिंग अगर शॉर्टर नोटिस पे करानी है ना, तो अच्छा यहाँ पर 95% ऑफ मेंबर्स इन नंबर है, दैट इज 95. मान लो कंपनी में 100 मेंबर्स है तो 95 मेंबर आकर के जब कंसेंट देंगे तभी माना जाएगा. मान लो मेरे अकेले के पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल है, यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल की बात नहीं हो रही, यहाँ अकेले बंदे के पास अगर 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो अकेला बंदा नहीं बोल सकता है शॉर्टर नोटिस पे एजीएम कराने के लिए जब तक 95% ऑफ मेंबर इन नंबर नहीं आ जाते हैं. ठीक है, हाँ ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन है. ठीक है, अदर मीटिंग के केस में अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर आ जाए प्लस मेंबर्स होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. फॉर एग्जांपल कंपनी में 100 मेंबर्स हैं तो 50 मेंबर्स कम से कम आ जाए, मतलब 50 से ज्यादा यानी 51 मेंबर्स आ जाए और 51 मेंबर्स के पास कम से कम 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए. और अगर कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर. अच्छा एक बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में से स्ट्रिक्ट प्रोविजन कौन सा है, एजीएम वाला है ईजीएम वाला? ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में
तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि एजीएम वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंबर्स इन नंबर की बात कर दी है। लोग ज्यादा होना जरूरी है, बट यहाँ पर एक बंदे के पास भी, अगर मान लो एक कंपनी में 3 ही शेयर होल्डर्स हैं, 3 में से अगर 2 आ गए और उनके पास 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो गई, तो आपको कराना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेस स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्वालिटी वाइज बोला गया है, वहां पर क्वांटिटी वाइज बोला गया है। ठीक है, तो नोटिस हमने जान लिया, नोटिस कितने दिन पहले देंगे, 21। अच्छा, ये प्रैक्टिकल केस बताया मैंने आपने 23 वाला, ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है, बट एग्जाम में ये लिख देना एक्सक्लूड दो डेज कौन से होंगे। तो 21 क्लियर डेज बिफोर आपको नोटिस दे देना है शेयर होल्डर्स को। और एजीएम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस, अगर इन केस ऑफ एजीएम 95% ऑफ कंसेंट ऑफ 95% ऑफ मेंबर्स आपको चाहिए होगी इन नंबर। और इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग, तो अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर्स होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स होल्डिंग 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया नोटिस का सेक्शन, नोटिस का प्रोविजन। आई होप आप लोग को नोटिस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आती है, अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो क्या शेयर होल्डर्स को ही नोटिस दिया जाता है? तो लॉ कहता है ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ लोगों को और नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस दिया जाता है मैड को। ठीक है, इसका एक एक्रोनिम है मैड। ठीक है, MAD मैड, जिसमें एम है एम फॉर मेंबर्स। अच्छा, मेंबर्स में आपके सारे ही मेंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। लेकिन अगर किसी मेंबर्स की मान लो डेथ हो जाती है तो फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दे दिया जाएगा। अच्छा, ए फॉर ऑडिटर्स, यानी कि कंपनी के ऑडिटर्स को भी जनरल मीटिंग का नोटिस आता है। ऑडिटर्स में आपके सारे ऑडिटर्स आ गए, चाहे वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो, चाहे सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो, चाहे कॉस्ट ऑडिटर हो, चाहे कोई भी ऑडिटर हो। ठीक है, और कंपनी के डायरेक्टर्स, यस, जो कंपनी के अदर डायरेक्टर्स होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उन्हें भी तो बताना जरूरी है। तो कंपनी में किसको नोटिस दिया जाएगा? मैड को। ठीक है, तो मैड को दिया जाएगा, दैट इज मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स, और सारे टाइप, मेंबर्स सारे टाइप के, ऑडिटर सारे टाइप के और डायरेक्टर सारे टाइप के। ठीक है, मैनर ऑफ गिविंग नोटिस। अच्छा, नोटिस कैसे देंगे, लॉ में ये भी डिफाइंड है। तो रूल 18 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल डिफाइन है कि कंपनी को नोटिस कैसे देना है। आप लोग रूल 18 पढ़ेंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा रूल 18 में क्या 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 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग एक प्लेन रीडिंग मारिएगा रूल 18 की, बहुत आराम से आप लोगों को समझ आ जाएगा। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पॉसिबल होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तब तक के लिए अगर नोटिस का प्रोविजन आपको समझ आया हो सेक्शन नंबर 101, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 102, दैट इज स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू नोटिस। अच्छा, सेक्शन नंबर 101 एंड सेक्शन नंबर 102 आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। 101 एंड 102 सेक्शन साथ में चलते हैं। 101 में हमने पढ़ा था नोटिस ऑफ मीटिंग। ठीक है, 102 में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू नोटिस है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को जानने से पहले हमें एक प्रोविजन समझना पड़ेगा, वो है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस टू बी पास्ड एट जनरल मीटिंग। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ जनरल मीटिंग होने वाली है। अब जनरल मीटिंग का मतलब हमने जाना था जब शेयर होल्डर्स साथ में बैठ करके कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ मीटिंग्स, कुछ साथ में बैठ करके कुछ मुद्दों को डिसाइड करते हैं, उसे कहते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, अब जनरल मीटिंग में मुद्दे कितने तरीके के हो सकते हैं, दैट इज बिजनेसेस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो या तो कोई बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या तो कोई बिजनेस स्पेशल बिजनेस होगा। अब ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दो कैटेगरीज में मुद्दों को डिफाइन किया गया है। मुद्दे मतलब बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को हिंदी में मैंने मुद्दों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो बिजनेसेस दो तरीके के होते हैं, या तो कोई बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या स्पेशल बिजनेस होगा। अब ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ 4 ही होते हैं कंपनी में। अड्डा, ठीक है, इसको एक कीवर्ड दिया गया है, हर बुक में आपको ये मिलेगा, ADAA, दैट इज अड्डा। ठीक है, ए इज अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डी इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ए इज अपॉइंटमेंट of auditors in place of those retiring and A is appointment of directors in place of those retiring। तो इन 4 बिजनेसेस को छोड़ करके बाकी जितने भी बिजनेसेस होते हैं कंपनी में, XYZ जितने भी बिजनेसेस होते हैं 4 के अलावा, वो सारे के सारे बिजनेसेस होते हैं स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों ही तरीके के बिजनेस जनरल मीटिंग में पास हो सकते हैं। अब हमने सीखा था जनरल मीटिंग 2 तरीके की होती है, या AGM होती है या EGM होती है। ठीक है, तो AGM में ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों ही पास किए जा सकते हैं, बट स्पेशल बिजनेस जो है ये सिर्फ ईजीएम में ही पास हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी ईजीएम में आपके स्पेशल बिजनेस ही पास होंगे। ठीक है, तो ये हमने, अब मैं आप लोगों को अगर बेसिक दिखाऊं तो फर्स्ट क्लास में एक चार्ट था। ठीक है, उस चार्ट को अब मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट में क्या था। ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, उसमें एक
कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बिजनेस का, ठीक है, जो हम लोगों ने स्किप किया था, उसका मतलब यही था, हमने पढ़ा दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस चार होते हैं, ADAA अड्डा, ठीक है, और स्पेशल बिजनेस। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में पास हो सकते हैं, ईजीएम में नहीं हो सकते हैं। स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी हो सकते हैं, ईजीएम में भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एजीएम में दोनों ही बिजनेस आ सकते हैं, सॉरी, एजीएम में दोनों ही बिजनेसेस पास हो सकते हैं। तो देखिए एजीएम दोनों में ही आ रहा है, तो एजीएम में आपके ऑर्डिनरी बिजनेसेस भी उठाए जा सकते हैं और स्पेशल बिजनेसेस भी उठाए जा सकते हैं, बट ईजीएम सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए ही होती है। तो ईजीएम में कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस डिसाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, ईजीएम में कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस डिसाइड नहीं हो सकता है, ईजीएम में सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही डिसाइड होगा, यानी कि स्पेशल बिजनेस ही डिसाइड होगा। तो अब पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 102। अब आप लोगों को सेक्शन नंबर 102 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 102 कहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में, ओके। अब ये जितने भी ईजीएम में या एजीएम में जो भी स्पेशल बिजनेसेस डिस्कस होते हैं, स्पेशल बिजनेस को डिस्कस करने से पहले कंपनी को नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जोड़ना पड़ता है, जिसमें कंपनी में जो भी स्पेशल बिजनेस एजीएम में डिस्कस होने वाले हैं उसकी नॉलेज शेयर होल्डर्स को हो जाए, ठीक है, उसकी नॉलेज शेयर होल्डर्स को हो जाए, इस वजह से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जोड़ा जाता है। अब नोटिस में क्या होता है ना, हम ब्रीफ ब्रीफ चीजें लिखते हैं, बट जो स्पेशल वाले मुद्दे हैं जो कंपनी में बार बार नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी का मतलब ऑर्डिनरी मुद्दे जो हर साल होते हैं, स्पेशल का मतलब है कुछ स्पेशल मुद्दे जो हर साल नहीं होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जोड़ना जरूरी है, ताकि वही बात है ना, शेयर होल्डर्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सके, ठीक है, एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ले सके, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 102 हमारा बात करता है इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में, बट आपको ये क्लियर आ गया ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब जोड़ा जाता है, जब स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने होते हैं, चाहे वो एजीएम में हो चाहे वो ईजीएम में हो, तो हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जोड़ा जाता है। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से जुड़े हुए मुद्दे सेक्शन नंबर से जुड़ी हुई बातें सेक्शन नंबर 102 में लिखी हुई हैं। दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स किया जाएगा नोटिस के साथ, ठीक है, फॉर ईच आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए नहीं यूज किया जाता है, स्पेशल बिजनेस के लिए ही यूज किया जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंसर्निंग इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स विच इनेबल द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेशल बिजनेस, ताकि जो स्पेशल बिजनेस की जो मीनिंग है, स्कोप क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो समझ लें शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये छोटू सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 102। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये बेयर एक्ट से मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से दिखाती हूँ सेक्शन नंबर 102 में है क्या, ठीक है। सेक्शन नंबर 102 में है क्या, फटाफट से हम लोग देखते हैं, ठीक है, बहुत छोटू सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 102। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, 96 से लेकर के 100, 101 भी हम पढ़ चुके हैं, सारे MADD सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 102 फटाफट से टैली करते हैं। ये सेक्शन नंबर 102 में हम लिखेंगे क्या क्या आखिर, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 102 में सबसे पहले तो ईच आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस के लिए हम लोग इसको एनेक्स करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को। इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट, चाहे फाइनेंशियल या अदरवाइज है, हर आइटम में जो मान लो कोई आइटम डिस्कस होने वाला है, उस आइटम में मतलब आइटम क्या है, हम मान लो किसी और कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, तो दूसरी कंपनी में हमारी कंपनी के किसी डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, तो हमारी कंपनी के किसी डायरेक्टर का या फिर केएमपी का या उनके रिलेटिव्स का कोई भी नेचर ऑफ कंसर्न या फिर इंटरेस्ट तो नहीं है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे किसी और तरीके का हो, ठीक है, ताकि रोलर्स को पता चल जाए ना कि कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अगर फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ, अगर एजीएम के केस में वही बात है ना, हमने जो बताया ऑर्डिनरी बिजनेस चार तरीके के होते हैं, ADAA डिफाइन है यहाँ पर, ADAA दैट इज A फॉर consideration of annual accounts, D for declaration of dividend, appointment of directors in place of those retiring and appointment of auditors in place of those retiring. In case of any other meeting, सारे बिजनेस जो है वो स्पेशल माने जाएंगे। अड्डा के अलावा छोड़ करके जितने भी बिजनेसेस होंगे वो सारे के सारे बिजनेसेस हमारे स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी डिफाइन है। इन वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस और डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग, टाइम प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड। ये सारे आपके नोटिस के रूल्स के प्रोविजन है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपका यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 102 आपका यहीं पर खत्म होता है ना। देखो ये छोटू सा था, अभी पेनाल्टी पनिशमेंट दिया हुआ है, दैट इज अगर आपने कोई भी घोटाला किया 102 में, आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनाल्टी पनिशमेंट लगेगा, कम से कम 50,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगेगी।
और ज्यादा से ज्यादा वो पेनाल्टी जा सकती है 5 गुना, यानी कि कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 गुना जितना भी आपने बेनिफिट कमाया है वो सारी चीजों को छुपा करके, ठीक है, उतना आप विच एवर इज हायर जो होगी वो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो छोटा सा आई थिंक सेक्शन नंबर 102 आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 101 भी क्लियर हो गया होगा। दोनों में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आगे उस पर उन डाउट्स पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकूं। वैसे कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि साथ से सारे डाउट्स कवर हो गए हैं। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, हैप्पी स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय।